Good morning, students. So today we will read line spectra of hydrogen. आपने बोहर की लिमिटेशन करी थी, उसने जो लाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन का सिर्फ एक्सप्लेन कर पाया था वो जो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऐसे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, बट यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न आ गई थी हाइड्रोजन के अंदर कि भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बट उसके स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती है वो बहुत सारी आती है, क्यों? तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था उसके लिए। तो अब यहाँ जो आप स्पेक्ट्रा करोगे वो इसी को एक्सप्लेन हम करेंगे कि किस तरह से वो ऑब्जर्व हुई थी। तो उसका रीज़न एक्चुअल में क्या था, आप देखते हो कि अब सपोज़ आपने कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ली हुई है। क्या हाइड्रोजन गैस उसमें एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 2। तो और एक आइटम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो मैंने क्या बोला, भाई मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं तो एटम्स भी बहुत सारे हो गए और हर एटम्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करके, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो जंप करने लगते हैं टू हायर लेवल पर। तो वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस कंटेनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उसमें एटम्स बहुत सारे हैं। क्लियर? तो बोहर ने सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन किया था, वो भी सिर्फ हाइड्रोजन का। ठीक है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आप यहाँ देखो, इसके अंदर यहाँ लिखा भी हुआ है कि किस तरह से वो जो लाइन्स आई थी, जब हम हाइड्रोजन को हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो किस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। ठीक है, सपोज उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 7th ऑर्बिट पर। ठीक है, अगर वो उस 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट पर आ जाए तो उससे रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशन है वो उस रेडिएशन को क्या बोला गया? लाइमन सीरीज़। ठीक है, जो किस में लाई करती थी? यूवी रीजन में। जो अब आप देखोगे जो लास्ट ऑर्बिट से सेकंड पर आया तो उसका नाम रखा गया बाल्मर सीरीज, जो किस में लाई करती थी? विजिबल में। अब मैंने कहा लास्ट से किस पर आया? 3rd पर, तो उसको बोला गया पास्चन। लास्ट से किस पर आया? ब्रैकेट 4th पर, तो उसे क्या बोला गया? ब्रैकेट। लास्ट से किस पर आया? 5th पर, तो उसे बोला गया पफुंड। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि लास्ट से फर्स्ट या लास्ट से सेकेंड, नहीं, फर्स्ट जो लाइन है, जो ऑर्बिट है, आपने उनको फिक्स करना है। कैसे? भी लास्ट ऑर्बिट से फर्स्ट पे आया हो, चाहे सेकेंड लास्ट से आया हो, चाहे किसी भी ऑर्बिट से, बट अगर वो फर्स्ट पे आया है तो उसे बोलोगे लाइमन सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड पर आया है तो आप बोलोगे बाल्मर। किसी भी ऑर्बिट से पास्चन पर आया है, 3rd लेवल पे आया है तो उसे आप बोलोगे पास्चन। किसी भी ऑर्बिट से 4th पर आया है तो उसे बोलोगे ब्रैकेट। ठीक है, फिर मैंने बोला किसी भी ऑर्बिट से 5th पर आया है तो बोलोगे पफुंड। बट आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है, वो क्या? भी मैं ये बोल रही किसी भी ऑर्बिट से, भाई वो ऑर्बिट एक्चुअल में जिस ऑर्बिट पर आ रहा है उससे हायर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, यानी मैं आपको बता देती हूँ, 7 से 1 हो सकता है, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1 से नीचे तो कोई लेवल ही नहीं है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, सेकंड आपको ऑर्बिट पे लेके आना है, यानी 7 से कहाँ आया? 2 पर, 6 से कहाँ आया? 2, 5 पर 2, 4 से 2, 3 से 2, बट 3 से 1 पर नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सेकंड तक लेके जा रहे हो, तो यानी बाल्मर कहाँ है, कहाँ तक रुक जाएगा? सेकंड तक। ठीक है, उससे नीचे लेवल पे नहीं जाएगा। तो ये जो सीरीज़ ऑब्टेन हुई थी, ये किसकी हुई थी? हाइड्रोजन की। क्यों हुई थी? क्योंकि हाइड्रोजन में कि जो गैस थी उसमें एक एटम नहीं, बहुत सारे एटम थे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेवल्स पे जंप करने लगे तो डिफरेंट रेडिएशंस उन्होंने रिलीज़ करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भाई जो लाइमन है वो किस रेंज में लाई करती है, किस वेवलेंथ में? आप बोलोगे यूवी। बाल्मर किस में करती है? विजिबल। ठीक है, इन द सेम वे आप करोगे पफुंड, ब्रैकेट एंड पास्चन, जो लाई करती है IR रेडिएशन में। ठीक है, तो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। फिर से बता देती हूँ, बाल्मर मैंने आपसे बोला किस में? विजिबल में, लाइमन UV में, बाकी ये 3 किस में लाई करेंगी? IR में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक बार और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपको अभी लर्न किया आपने, फर्स्ट लेवल पे आए तो लाइमन होता है, सेकंड पर आता है तो क्या होता है? बाल्मर। ठीक है, 3rd पर आता है तो क्या होता है? पास्चन।
फोर्थ पे ब्रैकेट, फिफ्थ पे परफॉर्म्ड। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये देखो फोर्थ से फर्स्ट पर आया, क्या नाम दोगे? लाइमन। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट पर आया तो भी क्या बोलोगे? लाइमन, क्योंकि फर्स्ट पर आया है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो फोर्थ से थर्ड पर आया है, आया किस पे है? थर्ड पे ना, तो थर्ड वाला क्या था? पास्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि ये फोर्थ से सेकंड पर आया है, तो सेकंड वाला क्या था? बाल्मर। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हायर टू लोअर और रेडिएशंस एमिट करते हैं जो उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। एंड दिस लाइन स्पेक्ट्रा इट इज़ फॉर हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ रीज़न लिखा हुआ है कि वाई हाइड्रोजन शोज डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, उसने वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइन क्यों दिखाता है? तो यहाँ लिखा भी हुआ है, सैंपल इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर एक्साइटेड टू डिफरेंट हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, तो उसके जो एटम्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उतनी ही डिफरेंट एनर्जी वो रिलीज करते हैं। सो यू कैन सी हियर अगेन दिस डायग्राम। यहाँ आप डायग्राम में देख लो किस तरह से सभी सीरीज यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, दिस इज ऑफ लाइमन, तो सारे के सारे किस ऑर्बिट पर आ गए हैं? फर्स्ट पे। ठीक है, बाल्मर में देखो सभी कहाँ आए हैं? सेकंड ऑर्बिट पे। पास्चन में आप देखोगे कहाँ आए हैं? थर्ड पे। ब्रैकेट फोर्थ। ठीक है, परफॉर्म्ड फिफ्थ। सो सी हियर थ्रू एनिमेशन ऑल्सो, देखो रेडिएशन एमिट हो रही है। ठीक है, कहीं भी आए फर्स्ट पर आ रही है, रेडिएशन एमिट हो रही है, तो ये किसकी है? लाइमन की। बट आप एक इक्वेशन देखोगे यहाँ पे, दैट इज रेडबर्ग इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग इक्वेशन। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। रेडबर्ग ने सबसे पहले इसको बताया था कि जब भी आप चेंज इन एनर्जी निकालना चाहते हो, किस तरह से, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम कहाँ? लोअर टू हायर लेवल। ठीक है, तो ये क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज? मैंने क्या बोला? लोअर टू हायर, भी अंदर से बाहर की तरफ गया तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बट जब ये वापस आता है तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। मीन्स भाई मैंने बोला कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ गया, यहाँ सपोज उसकी जो भी एनर्जी थी, जब वो इस पर आया तो क्या उसकी एनर्जी में चेंज आया? आया। तो इस एनर्जी डिफरेंस को निकालने के लिए रेडबर्ग ने क्या दिया? रेडबर्ग फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला है, दिस डेरिवेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके फिजिक्स में है इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो वहाँ आप कर लेना इसको। तो यहाँ आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है। तो दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला, जो क्या निकालने के लिए है? चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये फिक्स है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू माइनस आर एच ब्रैकेट 1/n, एफ यहाँ क्या है? फाइनल। ठीक है, स्क्वायर माइनस 1/n, आई यहाँ क्या है? इनिशियल। ठीक है, उसका स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला निकाल कर यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी। यहाँ जो एन एफ की वैल्यू वो आप किस तरह से पुट करोगे न्यूमेरिकल में? आप ये देख लेना कि वो फाइनली किस पर आया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया है? कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वो तो आई होगा। ठीक है, एन आई। जिस पर गया वो क्या होगा? एन एफ। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दिस। यहाँ देखो इसने बता दिया है कि जो जंप किया है इसने फोर्थ से कौन से लेवल पे किया है? सेकंड पर। ठीक है, फोर्थ से सेकंड पर गया है, तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी? फोर्थ। फाइनल कहाँ आया? सेकंड पर। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ये यहाँ आपने वैल्यू पुट करी, आर एच की वैल्यू कांस्टेंट थी। दिस यू विल हैव टू लर्न एंड यू कैन गेट द आंसर। सो यू कैन सी हियर वन मोर न्यूमेरिकल हियर। आप यहाँ देख लो, इसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स है जो फोटोन्स बोल दो, या इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो जो रिलीज़ हो रही थी जब उसने वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके गिरी, तो किस लेवल से किस पर गई थी? 6 to 3। तो यहाँ फिर देख लो, फ्रॉम 6 to 3, इनिशियल क्या हो गया आपका? 6, फाइनल क्या हो गया? 3। ठीक है, आपने वैल्यू पुट करी एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ आपको आप इसका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पूछी वेवलेंथ हुई है, तो वेवलेंथ आपको पता है कि क्या होते हैं? E इक्वल टू hc/λ। आपको एनर्जी यहाँ मिल चुकी है, उसकी वैल्यू को पुट करो, बाकी सारी कांस्टेंट है
और आपको आंसर यहाँ पे फाइनली लैम्डा का मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो बोहर की एक लिमिटेशन और थी, उसने क्या नहीं बताया था, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। क्या मीनिंग होता है इसका? ये सबसे पहले दिया किसने था? डी ब्रॉगली ने। ठीक है, उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, और वो दो नेचर कौन से हैं? बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो उसने एक ऐसी इक्वेशन दे दी थी जिसके अंदर इन दोनों नेचर का पता चलता है। कैसे? देखो इस फॉर्मूले में देखो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। लैम्डा क्या है? जो वेवलेंथ है, जो किसको बताती है? वेव नेचर को। और पार्टिकल नेचर किससे पता चलेगा? पार्टिकल नेचर उसी का होता है जिसका मास होता है, तो इस फॉर्मूले में एम बी है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और लाइट उनका दो बिहेवियर होते हैं, ड्यूअल बिहेवियर होता है, वन इज पार्टिकल अदर इज वेव, जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। एक प्रिंसिपल और था जो डी ब्रॉगली बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली, ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप यहाँ देखो, इसमें क्या बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन सपोज एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, क्या आप उसकी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में क्या उसकी पोजीशन और मोमेंटम बता सकते हो? मोमेंटम यहाँ मीनिंग आप वेलोसिटी लगा लो, क्योंकि मोमेंटम के टर्म में वेलोसिटी आती है। क्या आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन एक टाइम में बता सकते हो? नहीं। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वेलोसिटी बता सकते हो, बट उसकी पोजीशन नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। बट अगर उसकी पोजीशन बता सकते हो, अगर वो रुका हुआ है, तो उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, क्योंकि अब वो रुका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या था? हेजनबर्ग्स ने क्या बताया था? उसने अनसर्टेन कर दिया था कि दोनों चीज़ें हम एक टाइम में नहीं बता सकते। भाई एक चीज़ अगर सर्टन होगी तो दूसरी क्या होगी? अनसर्टेन। क्लियर? तो उसने ये फॉर्मूला दिया था यहाँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो ये हेजनबर्ग्स का फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। So what is delta x here? Uncertainty of position. And what is delta p? Uncertainty of momentum. अगर एक चीज़ सर्टेन है तो दूसरी क्या हो जाएगी? अनसर्टेन। तो ये भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? बोहर। सो यू कैन सी हियर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप देख लो, यहाँ पर ये हेजनबर्ग का फॉर्मूला है। हमें पता है कि P किसके इक्वल होता है? एम वी। ठीक है, तो चेंज इन P किसके इक्वल हो गया? एम डेल्टा वी। तो आप यहाँ डेल्टा P की जगह आप एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो, और फाइनली क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। ठीक है, तो किसी तरह भी न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, P को वहाँ ओपन करके भी आपसे वेलोसिटी या फिर मास पूछा जा सकता है। सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।